प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिर आपके सामने बायोलॉजी का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। मैं किशोर शर्मा, जीव विज्ञान व्याख्याता, सेठ हंसराज मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आपका ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नए जीव विज्ञान के एक नए टॉपिक की बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं विस्तार से। पुंकेसर व लघु बीजाणु धानी। तो देखो, जो पुंकेसर है, उमंग की एक इकाई पुंकेसर होता है। उमंग की इकाई पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर तीन भागों से मिलकर बना होता है। पहला परागकोश, दूसरा योजी और तीसरा कुतंतु। तो हम एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं। परागकोश, ये परागकोश है जो कि पुष्प का नरजनन भाग का एक भाग है, परागकोश का। इसमें जो परागकोश है, इसमें दो कोष होते हैं। परागकोश में दो पालियां होती हैं। परागकोश दो पालियां होती है। इन दो पालियों में, प्रत्येक पाली में फिर दो दो कोष होते हैं। इस प्रकार से इसको अपने इसकी अनुप्रस्थ काटें तो हम देखते हैं कि परागकोश के अंदर चार भाग में दिखाई देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो परागकोश में, एक सामान्य परागकोश में चार कोष होते हैं, दो पालियों से मिलकर बना होता है। परंतु मालवेसी कुल के परागकोश में दो कोष होते हैं, दो कोष पाए जाते हैं और एक ही पाली होती है। दो कोष होते हैं और इस तरह से, और एक पाली होती है। योजी जो है बंदे उत्तक होता है और यह परागकोश और कुतंतु को जोड़ता है। फिर कुतंतु जो है लंबा पतला धागेनुमा संरचना होती है और यह परागकोश को जोड़ने का काम करता है। तो ये हमने पुंकेसर के बारे में पढ़ा। अब अपने पढ़ते हैं लघु बीजाणु धानी। तो लघु बीजाणु धानी क्या है, इसके बारे में अपने समझते हैं। तो देखो, लघु बीजाणु धानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अगर अपने परागकोश की, ये परागकोश है, इसकी अगर अपने अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमें कुछ ऐसा चित्र दिखाई देता है। इस तरह से चित्र दिखाई देता है।
तो अपने इसकी एक जो भाग है माइक्रोस्पोरेंजियम में, अगर अपने बात करें तो ये हमारा योज्य ऊतक है। अब इसके अंदर देखो ध्यान से, ये इसका एक भाग, एक दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो अपने इसका एक भाग का जो है चित्र बनाते हैं और सेम वैसा ही दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में भी। तो सबसे पहले इसके भाग में सबसे पहले इस तरह से एक कोशिका से मिलकर बनी हुई जो परत होती है इसे एक्सोथीसियम कहा जाता है। एक्सोथीसियम, एक्सोथीसियम यानी कि बाह्य भित्ति। ये एक कोशिकीय मोटी परत होती है और जो लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा का काम करती है। फिर देखिए इसके बाद में इसके अंदर जो 2 से 3 मोटी परतों से मिलकर बनी होती है इसे एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। ये जो एंडोथीसियम है यानी कि अंतर्भित्ति, इसके अंदर जो है अल्फा सेलुलोज की पट्टियों का जमाव होता है। अल्फा सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज की पट्टियों का जमाव होता है। ये अल्फा सेलुलोज की जो पट्टियां हैं वो आर्द्रताग्राही होती है, जिसके कारण जब ये लघु बीजाणुधानी परिपक्व हो जाती है तो आर्द्रताग्राही प्रकृति के होने के कारण इन एंडोथीसियम के परत के ऊपर, एक्सोथीसियम की परत के ऊपर दबाव पड़ता है और ये पराग कोश से परागकणों को मुक्त करने का काम करती है। अब देखिए इसके बाद में कुछ छोटी और कोशिकाओं की 2 से 3 परतें होती है जिसे मिडल लेयर कहा जाता है। मध्य परत, मिडल लेयर, मिडल लेयर। ये जो मध्य परतें हैं ये परागकोश के परिपक्व होने के बाद शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और इसके बाद में अंदर की तरफ सबसे टेपिटम की परत पाई जाती है। टेपिटम, जो टेपिटम की परत है ये टेपिटम, ये लघु बीजाणुधानी की सबसे विशेष परत होती है कोशिकाओं से, क्योंकि लघु बीजाणुधानी में विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। अगर ये परत ना हो तो लघु बीजाणुधानियों को पोषण प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा, साथ ही साथ टेपिटम में उपस्थित ही कुछ कोशिकाओं का समूह जो बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करता है और उनसे परागकणों का निर्माण होता है। तो ये इसमें अंदर निर्मित परागकण है। पोलन। अब जो टेपिटम है वो 2 प्रकार का होता है, पहला अमीबाब और दूसरा स्त्रावी। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में जो टेपिटम होता है वो स्त्रावी प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से हमने लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में पढ़ा। इसे एक बार फिर थोड़ा रैपिडली दोबारा एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले लघु बीजाणुधानी में 2 पालियां होती है, फर्स्ट पाली और सेकंड पाली। प्रत्येक पाली में 2 भाग होते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। अब इसके अंदर जो एक भाग है इसकी हम संरचना विस्तार से समझ लेते हैं और ये ठीक चारों तरफ इसी तरह व्यवस्थित होती है। पहली जो सबसे बाहर की एक कोशिकीय परत है जिसे एक्सोथीसियम कहते हैं, उसके बीच अंदर वाली जो परत है 2 से 3 मोटी परतों से मिलकर बनी होती है, इसे एंडोथीसियम कहते हैं। फिर इसके अंदर अल्फा सेलुलोज की पट्टियों का जमाव होता है। ये अल्फा सेलुलोज की पट्टियां आर्द्रताग्राही होती है, जिससे ये वायुमंडल में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेती है और परागकणों के स्फुटन में सहायक होती है। तीसरा मिडिल लेयर, जो कि परागकोश के परिपक्वता के पश्चात शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और अंदर की जो परत है टेपिटम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट परत है, ये परागकणों को
क्वेश्चन प्रदान करती है। तो अब हम इसके बाद जो है हमारा जीव विज्ञान का नया टॉपिक फिर शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो नया टॉपिक शुरू होता है जीव विज्ञान में, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन में क्या होता है, तो लघु बीजाणु दानी है। लघु बीजाणु दानी, लघु बीजाणु दानी में उपस्थित ही कुछ कोशिकाएं लघु बीजाणु मदर सेल के रूप में कार्य करती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। तो लघु बीजाणु दानी में उपस्थित ही कुछ कोशिकाएं जो है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। इन कोशिकाओं में जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म सघन होता है और इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 लघु बीजाणु यानी कि प्राक्कणों का निर्माण होता है। ये प्राक्कण एक टेट्राड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। टेट्राड के रूप में, चतुष्क टेट्राड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और ये टेट्राड निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें इन टेट्राड की, तो सबसे पहले समपार्श्विक, दूसरा क्रॉसिक, टी आकार, रेखिक और चतुष्फलकीय। अब हम इन टेट्राड के प्रकारों को समझते हैं। तो देखो सबसे पहले इन टेट्राड में जो लघु बीजाणु टेट्राड के रूप में उपस्थित है, इनमें सबसे पहले समपार्श्विक। तो समपार्श्विक में क्या स्थिति होती है, समपार्श्विक में इस प्रकार से जो लघु बीजाणु है वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जो 2 लघु बीजाणु एक दूसरे के जो है चारों भाग इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इनकी जो सेल वॉल है, ये कैलोस से बनी होती है, कैलोस से। और ये कैलोस केलेज नामक एंजाइम से विघटित हो जाते हैं और जो लघु बीजाणु है वो गोलाकार शेप में आ जाते हैं। इस तरह से ये लघु बीजाणु गोलाकार शेप में आ जाते हैं, इस तरह से। अब देखिए इसका जो दूसरा प्रकार है क्रॉसिक। इसमें क्या होता है, जो लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु इस तरह से व्यवस्थित होते हैं
इस तरह से। इसमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं और तीसरा लघु बीजाणु इनके नीचे स्थित होता है और जो चौथा लघु बीजाणु है वो इसके जस्ट पीछे की तरफ होता है जो दिखाई नहीं देता। तो ये इसका क्रोसित प्रकार है। अब देखिए आगे टी शेप, टी आकार। टी आकार में जो लघु बीजाणु है वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इस तरह से टी आकार, और रेखिक में सीधा ही लाइन वाइज इस तरह से। ये हमारा रेखिक प्रकार हो गया। रेखिक और चतुष्फलकीय में जो टेट्राड है वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इसमें इस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए अपने बात करते हैं आगे। लघु बीजाणु जन्म के बाद में अपने परागकण की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। परागकण, तो जो लघु बीजाणु है परागकण जो है यह नर युग्मकोद्भिद होता है। नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद होता है और इससे नर युग्मक का निर्माण होता है। अब अपने परागकणों का जो अध्ययन है, परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकणों का अध्ययन किया जाता है